स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी लोगों के लिए क्लास 7 की एनसीईआरटी भूगोल जिसमें हम पर्यावरण के विषय में क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, इसके चैप्टर 2 को लेकर के आए हैं। इससे पहले चैप्टर 1 का वीडियो मॉर्निंग में आया था, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देखिएगा और साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट को करते रहिएगा। और जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे कम्युनिटी टैब में, उसमें जाकर के वोट किया करें। उन पर आधारित जो भी हम क्वेश्चन को पूछा करेंगे मंडे से लेकर के सैटरडे तक, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन पर आधारित हम एक स्पेशल वीडियो को बनाया करेंगे और उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया करेंगे, ठीक है। ये सभी प्रश्न जो भी कम्युनिटी में पूछे जा रहे हैं, ये सभी प्रश्न आपके इंटरव्यू और आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड होंगे। और जो संडे को वीडियो आया करेगा, ये एक मोटिवेशनल वीडियो होगा जो कि आपके द्वारा पूछे गए और आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर को दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के अंदर जो भी परतें हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं, इन पर आधारित कुछ प्रश्न हैं और इनको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न दिया जा रहा है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्रोड, ऑप्शन बी मेटल, ऑप्शन सी परपटी, ऑप्शन डी अग्नेय शेल। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्थात इसको परपटी कहते हैं। अभी परपटी होती क्या है, ये कहां पर कितनी पाई जाती है, ये महत्वपूर्ण रखता है हमारे लिए, तो इसको भी समझिएगा। पृथ्वी की सतह, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी की सतह है, इसकी सबसे ऊपरी परत को हम लोग परपटी कहते हैं, ठीक है। अब सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, तो ये मान लीजिए कि पृथ्वी है, इसकी जो इधर वाली ये परत होगी, ठीक है, ये वाली परत, ठीक है। इस परत को परपटी कहते हैं, अंदर वाली नहीं, बाहर वाली, ठीक है। इस परत को कहते हैं, जो सबसे ऊपरी परत होती है इसको कहते हैं परपटी, ठीक है। और जो परपटी होती है ये सबसे पतली परत कही गई है, सबसे पतली परत होती है। और जो परपटी होती है ये महासागर और महाद्वीप, महासागर वे होते हैं जो जलीय जलाशय होते हैं, और महाद्वीप वे होते हैं जो कि भूभाग होते हैं जिन पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो महासागरी और जो महाद्वीप हैं, ठीक है, इन इन दोनों के नीचे भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। जिनमें जो महाद्वीपीय भाग होते हैं, इन पर जो परपटी की मोटाई होती है वो लगभग 35 किलोमीटर की होती है, ठीक है, जहां पर हम लोग रहते हैं। और इसके बाद में जो जलीय भाग होते हैं, जैसे कि समुद्र है, समुद्र की सतह के नीचे अगर देखी जाए तो इसकी जो मोटाई होती है परपटी की, वो 5 किलोमीटर होती है, ठीक है। अर्थात जो हम जिस पर हम लोग रहते हैं, महाद्वीपीय परपटी जो होती है, इसकी मोटाई महासागरीय परपटी की मोटाई से अधिक होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, अर्थात असत्य है, ठीक है। दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, एक ही कथन असत्य है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, महाद्वीप परपटी सिलिका एवं एल्यूमिनिया एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। ऑप्शन बी, महासागरीय परपटी सिलिका एवं कॉपर से बनी है। ऑप्शन सी, पृथ्वी की सतह परपटी के नीचे मेटल व क्रोड परत का विकास हुआ है। इसके बाद में ऑप्शन डी में दिया जा रहा है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बनी है। अब इन चारों में से कौन सा कथन गलत दिया जा रहा है, ये आपको बताना है, कहां पर, कमेंट बॉक्स में। और उस पर कुछ टिप्पणी भी कीजिए, क्योंकि जब आप किसी प्रश्न पर टिप्पणी करते हैं तो वो प्रश्न आपको याद हो जाता है। कैसे, तो आप किसी प्रश्न पर टिप्पणी तभी कर पाएंगे जब आप उस प्रश्न पर अपनी पक्की पकड़ बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको देता हूं, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी इसमें दूसरा कथन दिया जा रहा है, ये वाला कथन गलत है, ठीक है। कैसे गलत है, तो इसको भी देखिएगा। जो महासागर है, महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर के बनी है, ठीक है। जो महासागर है, यहाँ पर दिया जा रहा है कि सिलिका एवं कॉपर, कॉपर की जगह पर एल्यूमिना होगा, ठीक है। सिल्पा एवं सॉरी, यहाँ पर एल्यूमिना नहीं, मैग्नीशियम होगा, ठीक है। महाद्वीपीय जो परपटी है, ये सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर के बनी है। जबकि जो महासागरीय है, ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बनी है। और इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं सीमा, ठीक है। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो सीमा नाम से याद कर सकते हैं। सी से अर्थ होता है एस आई का अर्थ हो गया सिलिका, और एम से अर्थ हो गया मैग्नीशियम, ठीक है। अर्थात सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता, ठीक है। और जो परपटी के नीचे मेटल होता है, इसके बाद में आगे दिया जा रहा है कि जो और ये वाला है, जो परपटी होती है, परपटी के नीचे मेटल पाया जाता है। और इसके बाद में ये लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। और पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो होती है, उसको हम लोग क्रोड कहते हैं। और इसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है 3500 किलोमीटर, ठीक है, 3500 किलोमीटर। और यह मुख्यतः निकेल और जो लोहा होता है, इन दोनों से मिलकर के बनी होती है। अतः इसे हम लोग कहते हैं निफे। आप इसको निफे के नाम से याद कर सकते हैं, अर्थात जो निकेल है और जो लोहा है, इन दोनों की प्रधानता, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन याद होते हैं, ऐसे अगर आपको समझ में आता है, तो प्लीज कमेंट करके बताया करें कि आज हमने आपको सबसे अच्छे तरीके से कौन सा क्वेश्चन डिस्क्राइब करके बताया है और कौन सा क्वेश्चन अच्छे से नहीं बता पाए। तो उस प्रश्न पर हम अच्छी से पकड़ बनाने की कोशिश किया करें, ठीक है। इसके बाद भी आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें दिया जा रहा है कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, जीवाश्म युक्त सेल। ऑप्शन बी, कायांतरित सेल। ऑप्शन सी, अपसादी सेल। ऑप्शन डी, अग्नेय सेल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, अगर आपको पता है तो आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।
आप लोग आंसर देने के लिए वीडियो को रोक लिया करें, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात आग्नेय सेल। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी को पहले से पढ़ रखा है तो इसको एक टेस्ट सीरीज समझ करके सॉल्व कीजिएगा और टेस्ट सीरीज समझ करके इसके उत्तर को दिया करें, उस पर कुछ टिप्पणी भी किया करें, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा अर्थात आग्नेय सेल। जब द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद में ये ठोस होता है तो इस प्रकार से जो बने सेल बनता है उसको हम लोग कहते हैं आग्नेय सेल। और आग्नेय सेल को हम लोग प्राथमिक सेल भी कहते हैं। और जो आग्नेय सेल होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अंतर्वेदी आग्नेय सेल और दूसरे होते हैं बहिर्वेदी आग्नेय सेल, ठीक है। अब प्रश्न आते हैं अंतर्वेदी और बहिर्वेदी आग्नेय सेल के ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद में चौथा प्रश्न हमको मिलता है कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर के ठोस हो जाता है तो इस प्रकार के आग्नेय सेल को क्या इस प्रकार तो किस प्रकार के आग्नेय सेल का निर्माण होता है, ठीक है। ऑप्शन ए अंतर्वेदी आग्नेय सेल, ऑप्शन बी बहिर्वेदी आग्नेय सेल, ऑप्शन सी कायांतरित सेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब इस बात को समझिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब द्रवित लावा जो होता है ये पृथ्वी की सतह पर आकर के अर्थात जहां पर हम लोग रहते हैं भूभाग पर आकर के तेजी से ठंडा होता है तो इस प्रकार से जो अग्नि सेल बनता है वो कौन सा सेल होता है, सेल होता है। यहाँ पर दिया जा रहा है कि अग्नि सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला अंतर्वेदी अग्नि सेल और दूसरा बहिर्वेदी अग्नि सेल, और आपको इसमें आंसर बताना है। तो इसमें जो पृथ्वी के ऊपर आकर के ठंडा होता है वो होता है बहिर्वेदी अग्नि सेल। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग टेस्ट सीरीज समझ कर ही सॉल्व कीजिएगा, मेरे आंसर देने से पहले आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करें, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसके बारे में पूरा डिटेल दिया जा रहा है कि जब जो द्रवित लावा होता है, ठीक है, ये पृथ्वी के ऊपर आकर के तेजी से ठंडा होकर के ठोस हो जाता है। अब जो इस प्रकार से सेल बनता है इसको हम लोग कहते हैं बहिर्वेदी अग्नेय सेल। और ये जो द्रवित लावा होता है ये जो तो इसके अंतर्गत जो द्रवित लावा होता है ये तेजी से ठंडा होता है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, ठीक है, सॉरी पृथ्वी के बाहर आता है और भूभाग पर आकर के ठंडा होता है तो ये तेजी से ठंडा होता है। तो इसकी जो संरचना होती है ये महीन दानों वाली होती है, ठीक है, बड़े दानों वाली नहीं होती है, महीन दानों वाली होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें पूछा जा रहा है जब द्रवित मैग्मा भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तो इस प्रकार के तो किस प्रकार के अग्नेय सेल का निर्माण होता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा अर्थात अंतर्भेदी अग्नेय सेल। अब इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, अंतर्भेदी अर्थात अंदर और बहिर्भेदी मतलब बाहर। जब पृथ्वी के जब जो द्रवित मैग्मा होता है ये भूपर्पट्टी के अंदर ठंडा हो जाता है और अग्नेय सेल का निर्माण करता है तो ये होते हैं अंतर्भेदी अग्नेय सेल। और जो पृथ्वी के बाहर आकर के ठंडा होकर के सॉरी यहाँ पर भूपर्पट्टी के बाहर आकर के और ठंडा होकर के अग्नेय सेल का निर्माण करता है वो होता है बहिर्वेदी अग्नेय सेल, ठीक है। अब इसके विषय में भी मैंने थोड़ी सी टिप्पणी रख ली है। तो दिया जा रहा है कि जब द्रवित मैग्मा भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है तब अंतर्वेदी सेल का निर्माण होता है। और इसके अंतर्गत जो द्रवित लावा होता है धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर के जब ये धीरे धीरे ठंडा होता है तो इसके कारण से यहाँ पर जो सेलों का निर्माण होता है वो बड़े दाने वालों के रूप में होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। आज इस चैप्टर में भी हमको 7 प्रश्न मिले हैं और सातों प्रश्न आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि अवसादी सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कथन सत्य है। ऑप्शन ए सॉरी यहाँ पर 3 कथन दिए जा रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन ए बी सी नहीं है। अवसादी सेलों के संदर्भ में तो पहला कथन दिया जा रहा है कि अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है। और दूसरा कथन है इन सेलों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। तीसरा कथन है ये सेल अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं। तो इन तीनों में से जो कथन सत्य होंगे वह उपरोक्त सभी अर्थात तीनों कथन सत्य हैं, ठीक है। अब इनके विषय में मैंने फुल डिटेल रख ली है, ये आपको जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा और अच्छा भी है। तो विभिन्न प्रकार के सेल लुढ़क करके चटक करके या फिर एक दूसरे से टकरा करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। सेल किनको कहते हैं चलिए बताइएगा। सेल, अच्छा ये सेल होती क्या है जानते हो, इसको भी हम आगे अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग कहते हैं अवसाद, ठीक है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद जो होते हैं हवा, जल, वायु अथवा जो तो पानी है, ठीक है। और इसके बाद में इन हवा अग्नि, जल, वायु है, अग्नि नहीं कह सकते, या हवा है और जल है, ठीक है, इत्यादि वाहकों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के निक्षेपित कर दिए जाते हैं, ठीक है। और यह अदृढ़ अवसाद दब करके सेलों का निर्माण करते हैं, सेलों की परत को बनाते हैं, ठीक है। जो पहले बड़ी से बड़ी सेलें होती हैं, ठीक है, वो छोटी छोटी सेलों में परिवर्तित होती हैं और फिर छोटी छोटी सेलें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बड़े बड़े जो तो सेल समूह का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे दिया जा रहा है कि इस कारण के
और इन सेलों को अवसादी सेल कहते हैं, ठीक है? जो सेलें कम कठोर होती हैं उनको कहते हैं अवसादी सेल। उदाहरण के लिए जो बलुआ पत्थर होता है, ठीक है? और बलुआ पत्थर जो होता है ये रेत के कणों से मिलकर के बनता है और इस प्रकार के जो और इसमें क्या होता है कि इन सेलों में जो पौधे हैं, जानवर हैं या फिर अन्य सूक्ष्म जीव हैं, इनके हम लोगों को जीवाश्म भी पाए जाते हैं और ये उन्हीं लोगों के जीवाश्म होते हैं जो यहाँ पर पहले कभी रहे हों, ठीक है? जिनका पहले कभी बसाव इस इन स्थानों पर हो। तो ये आपके लिए संभवतः एक अच्छा लगा होगा। लेकिन इसका मैं आपको एक उदाहरण भी दे सकता हूँ कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं। तो मान लीजिए कि एक रेगिस्तान की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जब वायु चलती है तो ऐसे-ऐसे चलती है, ठीक है? और आप लोगों ने देखा होगा कि रेत का ब ब बड़ा बवंडर ऐसा उठता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो इसी प्रकार से जो रेत के कण होते हैं, फिर मिट्टी के कण होते हैं छोटे-छोटे या फिर जो भी जो है तो ये अवसाद होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी लोगों के सामने है और इसमें पूछा जा रहा है कि उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन ए अग्नेय सेल, ऑप्शन बी अवसादी सेल, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्थात ए व बी दोनों, ठीक है? तो इसके विषय में भी आप लोग जानिएगा। जब उच्च ताप और उच्च दाब मिलता है तो इसके कारण से जो अग्नेय और अवसादी होती हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं, सेलों को आप चट्टानें भी कह सकते हैं, ठीक है? तो जो ये अवसादी चट्टानें होती हैं, इनके भौतिक और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। अब आप ही मान लीजिएगा कि आप एक काम कीजिएगा, एक किसी पत्थर को खूब तेजी से गर्म कीजिएगा और फिर उसको एकदम ठंडे पानी में डालिएगा, तो आप देखेंगे कि वो चटक जाएगा, ठीक है? और इसी प्रकार से होता है जब काफ़ी धूप पड़ती है, फिर रात में उसके ऊपर चंद्रमा की ठंडी छाँव पड़ती है, ठीक है? और इसके बाद में ठंडा गरम होता रहता है, तो जो पत्थर होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, जो सेल होते हैं, ये धीरे-धीरे टूट जाते हैं, ठीक है? कैसे भौतिक और रासायनिक संगठन में में परिवर्तन होता है इनके, ठीक है? और इसके बाद में ये जो तो छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और इससे ही बनता है कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है इनसे, ठीक है? उदाहरण के लिए जो चिकनी मिट्टी होती है, स्लेट एवं चूने पत्थर जो होता है, इसके बाद में संगमरमर है, इनमें परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है? तो जो भी सेलें होती